जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से बीए सेमेस्टर वाला में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 या फिर 26 में। जब भी आप इस क्लास को देख रहे हों, याद रखिए 6 सेमेस्टर 2024 में जो एग्ज़ाम शुरू हो रहा है 15 अप्रैल से, इसी महीने में शुरू हो जा रहा है। ठीक है, आज के इस क्लास में पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र पेपर 1 को हम लोग कवर करेंगे। क्लास 3 है। 2 क्लास मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, पेपर 2 के भी मैंने क्लास कराए हैं, वहाँ से भी आप अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस है जो पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, अच्छा, इसमें जो 80% बच्चे हैं आप लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी ज़रूरत है। ठीक है, मैं आपको फ्री में पढ़ाता हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए, 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस है यानी राजनीति शास्त्र है। साथियों, पेपर का नाम है आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भारतीय राजनीतिक विचार। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं आपको कुछ बता देता हूं। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड है POL 305। इनको जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के, उनको 4 पेपर देने होंगे। ठीक है, अच्छा, और जितने भी भारत के यूनिवर्सिटी हैं आप सभी से निवेदन है, ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को इस तरह से शेयर बटन बना होगा, ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। ठीक है, चलिए, और जितने भी कॉलेज हैं भारत में, ठीक है, आप अपने अपने कॉलेज का पेपर को ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप किस कॉलेज से हैं, ठीक है, आपका पेपर सब्जेक्टिव हो रहा है या फिर ऑब्जेक्टिव हो रहा है, कमेंट जरूर करिएगा। हालांकि जो 6 सेमेस्टर है उसमें ज़्यादातर कॉलेज क्या कर रहे हैं, MCQ क्वेश्चंस करा रहे हैं। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसकी तैयारी भी कराई जाएगी। ठीक है, चलिए, क्लास 3 से आने वाले ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो भी नोट्स के साथ मैं पढ़ाता हूँ, आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, 5th सेमेस्टर में भी मैं नोट्स के साथ पढ़ाया था, काफ़ी सारे प्रश्न आपके नोट्स से आए थे। ठीक है, चलिए, पहला प्रश्न आपका देखते हैं साथियों। इसमें क्या है, अलबरूनी किस भाषा का ज्ञाता था। ठीक है, जो अलबरूनी था साथियों, यह किस भाषा का ज्ञाता था। सीरियाई, फारसी, हिब्रू एवं संस्कृत, ये सभी भाषाओं का ज्ञाता था, इन सभी भाषाओं का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सीरियाई, फारसी, हिब्रू एवं संस्कृत। अच्छा, इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स है, इससे कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, देखिएगा। देखिए, की पॉइंट्स क्या है, अलबरूनी 973 ईस्वी से, ठीक है, 1048 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। अच्छा, एक फारसी विद्वान था, ठीक है, जो अलबरूनी था एक फारसी विद्वान था, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ और विचारक भी था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उन्हें अरबी और फारसी भाषा में महारत हासिल थी। इसके अलावा उन्हें सीरियाई, संस्कृत और यूनानी भाषा का भी ज्ञान था अलबरूनी को। ठीक है, अच्छा, अलबरूनी ने कई संस्कृत साहित्य का अरबी में अनुवाद किया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, अलबरूनी ने 1030 ईस्वी में तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक लिखी। आपके एग्जाम में पूछता है तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक किसकी है, तो अलबरूनी की है, ध्यान रखेंगे। पूछता है तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक कब लिखी गई, 1030 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखेंगे, जिसे किताब उल हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, तहकीक-ए-हिंद को किताब उल हिंद भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इस किताब में संस्कृत भाषा और उसके साहित्य को समझने में अपनी कठिनाई, भारतीय धर्म और वर्ण व्यवस्था पर विचार वर्णित है। ठीक है, चलिए, इसमें यह भी ध्यान रखिएगा साथियों, अलबरूनी ने भारत और श्रीलंका की यात्रा पर 1017 से 20 के मध्य आया था। ठीक है, अलबरूनी श्रीलंका और भारत में यात्रा करने कब आया था, 1017 से 20 के मध्य। ठीक है, उन्होंने हिंदुओं की भाषा, धर्म और दर्शन का अध्ययन किया। अलबरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, दूसरा प्रश्न देखेंगे साथियों, आपका क्या है, अलबरूनी किस देश से आया था। तो अलबरूनी जो था उज्बेकिस्तान से आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। देखिए, अलबरूनी का जन्म 973 में हुआ था। कहाँ हुआ था, वर्तमान उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, कभी कभी उज्बेकिस्तान नहीं देता है आपके ऑप्शन में, ख्वारिज में देता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों आपको पढ़ा दिया है, आपका उत्तर गलत नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, 3 नंबर प्रश्न क्या है साथियों आपका, किताब उल हिंद किसने लिखा। अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है की पॉइंट्स में। ठीक है, अलबरूनी ने लिखा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 4 साथियों देखते हैं, इसमें क्या है, किताब उल हिंद किस भाषा में लिखा गया था। तो अरबी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, किताब उल हिंद किस भाषा में लिखा गया भैया, अरबी भाषा में।
चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी भारत कब आया था? कब आया था भैया? तो 11वीं शताब्दी में भारत आया था, ठीक है, अल बरूनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या है आपका। प्रसिद्ध इंडो यूनानी परिजन जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, इनमें से कौन थे? बताइए, इनमें से कौन है इंडो यूनानी परिजन जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो जो मिनांडर थे, इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार शानदार ये सभी प्रश्न ध्यान रखेंगे। 7वां प्रश्न क्या है आपका। बुद्ध को ज्ञान और करुणा के सागर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, तो अमरकोश में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए इसमें एक की पॉइंट से ध्यान रखिएगा। प्राचीन भारतीय विद्वान अमर सिम्हा द्वारा लिखे गए संस्कृत कोश अमर कोश में बुद्ध की स्तुति ज्ञान और करुणा के सागर के रूप में की गई है। प्रश्न नंबर 8 इसमें पूछा साथियों आपका। अभिनंदन नाथ दीक्षा मिलने के कितने दिन बाद तीर्थकर ने पहला पारण शुरू किया? तो कुल टोटल आपके 2 दिन बाद, ठीक है, 2 दिन बाद अभिनंदन नाथ ने दीक्षा मिलने के बाद पारण शुरू किए थे, ठीक है। 8वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे साथियों आपका क्या है। जैन साहित्य में निम्नलिखित में से किस तीर्थकर को प्रजापति आदि ब्रह्मा और आदिनाथ के नाम से जाना जाता है? तो ऋषभनाथी जी को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे साथियों आपका क्या पूछा है। जैनियों द्वारा अपनी पवित्र पुस्तकों के लिए प्रयुक्त एक सामूहिक शब्द है, तो अंग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, 11 नंबर प्रश्न क्या है। अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ था साथियों। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है। अबुल फजल अकबर के दरबार में कब प्रवेश किया था? तो 1573 ईस्वी में। ये काफ़ी शानदार प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों आपका क्या है। 13 नंबर प्रश्न है आपका। अबुल फजल किसके दरबार का नवरत्नों में से एक था? तो अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक था अबुल फजल। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों क्या है। 14 नंबर प्रश्न आपका पूछा है। अबुल फजल ने अकबरनामा एवं आईने अकबरी जैसे प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की थी, ठीक है। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी जैसे प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की थी। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे साथियों आपका क्या पूछा है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा साथियों सिकंदरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अच्छा, इसमें यह भी ध्यान रखिएगा, अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है। इसका निर्माण अकबर द्वारा 1605 में शुरू किया गया था और जहांगीर द्वारा पूर्ण किया गया था, ठीक है। शुरू किसने किया था? अकबर ने। कब? 1605 में। पूरा किसने किया था? जहांगीर ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ताजमहल को संगमरमर में सपना कहा जाता है, किस स्मारक को पत्थर का सपना कहा जाता है? तो पंचमहल को साथियों पत्थर का सपना कहा जाता है। अच्छा, इसमें कुछ की पॉइंट से ध्यान रखिएगा। ताजमहल को संगमरमर में सपना कहा जाता है, वहीं पंचमहल को पत्थरों का स्वप्न कहा जाता है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी का एक प्रसिद्ध स्मारक है। इसे अकबर ने मुगल महिलाओं और हरम महिलाओं के लिए बनवाया था, वहीं ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। चलिए, उम्मीद है साथियों आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा, जानकारी अच्छी लग रही होगी। देखिए, इस क्लास को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे साथियों क्या है। निम्नलिखित में से कौन गजनी के सुल्तान महमूद के कहने पर भारत आया था? तो अलबरौनी जो था साथियों, ठीक है, गजनी के कहने पर महमूद के साथ ही ये भारत आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए इसमें साथियों 18 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका क्या है। मैंने 17 नंबर प्रश्न आपको पढ़ाया है, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न मैंने आपको पढ़ा दिया। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है। सूरदास निम्नलिखित में से किस संत के शिष्य थे? तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। सूरदास महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे।
सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था और उनका निधन 1583 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसने दूसरों की तुलना में उद्यान लगाने में अधिक रुचि ली? तो बाबर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे साथियों क्या है। अबुल फजल का जन्म कब हुआ था? अबुल फजल का जन्म 14 जनवरी 1951 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 21 क्या है साथियों, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। चलिए एक मिनट। चलिए, तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी? तुगलक वंश की नींव गाजी मलिक ने रखी थी। देखिए गाजी मलिक का दूसरा नाम भी है, कभी कभी ऑप्शन में आपके गाजी मलिक नहीं देता है, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक देता है, ध्यान रखेंगे। तुगलक वंश की नींव गाजी मलिक ने रखी थी। गाजी मलिक जिसे गियास उद्दीन, ठीक है, गयासुद्दीन कभी कभी लिख करके देता है, इस तरह से लिखा जाता है गियासुद्दीन, ठीक है। गियासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। एक जाट माँ और एक तुर्की पिता का बेटा था, ठीक है। जो गयासुद्दीन तुगलक था वह एक जाट माँ और एक तुर्की पिता का बेटा था। वह पहले अलाउद्दीन खिलजी के सीमावर्ती जिलों का गवर्नर था। तुगलक वंश 1320 से 1413 तक रहा। गाजी मलिक ने 1320 में गियासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके तुगलक वंश की स्थापना की। कुछ समय शासन करने के बाद 1325 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई और उसका पुत्र मुहम्मद तुगलक गद्दी पर बैठा। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों क्या है। अलबरूनी किस भाषा को विशाल पहुंच वाली भाषा कहता था? तो जो संस्कृत भाषा था, ठीक है, इसको अलबरूनी, ठीक है, विशाल पहुंच वाली भाषा कहता था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या है साथियों। फिरदौसी ने किस ग्रंथ की रचना की? फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अच्छा, शाहनामा के बारे में मैं कुछ आपको बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। देखिए शाहनामा में लगभग 60,000 दोहे हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी महाकाव्य कविताओं में से एक है। फिरदौसी का पूरा नाम क्या है? अबू अल कासिम फिरदौसी। वे फारसी साहित्य के सबसे प्रभावी साहित्यकार माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 24 है साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये जो प्रश्न है आपका 24 नंबर, इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्रश्न आता है और आपके एग्जाम में कई सारे प्रश्न आएंगे फ्रांसवा बर्नियर से, ठीक है। फ्रांसवा बर्नियर कौन था? चिकित्सक, राजनीतिक और इतिहासकार, ये सभी था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। आपके एग्जाम में पूछता है फ्रांसवा बर्नियर भारत में कितने साल तक रहा, वह भारत की यात्राएं कितनी बार किया, ठीक है। अच्छा, भारत में उसको क्यों जाना जाता है, उसका नाम क्यों प्रसिद्ध है, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए वह भारत में लगभग 12 वर्षों तक 14 अक्टूबर 1658 से 20 फरवरी 1670 तक रहा, ठीक है। फ्रांसवा बर्नियर भारत में 12 वर्षों तक रहा। 6 बार भारत का दौरा किया। आपके एग्जाम में साथियों पूछता है इनमें से कौन फ्रांसीसी यात्री भारत का 6 बार दौरा किया था? तो फ्रांसवा बर्नियर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा था एक बार। उन्हें, जो फ्रांसवा बर्नियर है, 116 कैरेट के हीरे की खोज के लिए जाना जाता है। उन्होंने ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक लिखी। आपके एग्जाम में पूछता है ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? फ्रांसवा बर्नियर ने लिखी है भैया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का निवासी था? फ्रांस का भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखेंगे आपको क्या है। राज्य द्वारा सीधे भुगतान की जाने वाली दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी अस्थाई सेना किसके द्वारा बनाई गई थी? तो सबसे बड़ी अस्थाई सेना अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अच्छा, की पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार की पॉइंट्स है, इससे कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक इसका शासनकाल रहा। दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी अस्थाई सेना बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों की सीधी भर्ती और उन्हें सरकारी खजाने से नगद वेतन भुगतान किया, ठीक है। नगद वेतन भुगतान देने वाला पहला शासक भी अलाउद्दीन खिलजी है, ध्यान रखेंगे, कैश पेमेंट, ठीक है, ध्यान रखिए। उन्होंने सैनिकों की 3 अलग अलग श्रेणियां पेश की। पहला श्रेणी था पैदल सैनिक, वे सैनिक जिनके पास एक घोड़ा था, एक अस्पा, ठीक है। चलिए, और वे सैनिक जिसके पास 2 घोड़े थे, 2 अस्पा, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए उन्होंने घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ की।
जिससे उसकी अदला बदली न हो। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार ये आपका की पॉइंट्स था। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न क्या है साथियों, विजयनगर काल में भारत आने वाला विदेशी यात्री था। बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों आपका। तो जो निकोलो टी कोंटी था इन चारों में से, विजयनगर काल में भारत आने वाला विदेशी यात्री था। अच्छा, जरूरी नहीं है आपका निकोलो दी कोंटी दे, दूसरा कोई दे दिया तो क्या करेंगे, बोलेंगे कि सर तो आप तो एक ही पढ़ाए हैं। कोई बात नहीं, देखिए मैं पूरा आपको पढ़ा देता हूँ, आपका उत्तर मैं गलत ही नहीं होने दूंगा। देखिए, विजयनगर काल में भारत आने वाले कुछ विदेशी यात्री ये रहे। पहला है फर्नाओ नूनीज, ठीक है। दूसरे हैं आपके निकोलो दी कोंटी। तीसरे हैं आपको दुआरातो बारबोसा। उसके बाद हैं आपको डोमिंगो पायस, मार्को पोलो। ठीक है, और लोग भी आए थे, मैंने इतने ही लिखा है, इतना ही मुझे मिला। ठीक है, चलिए इतने लोग जो हैं आपके, ठीक है, ये सभी विजयनगर काल में भारत आने वाले विदेशी यात्री हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के ठीक नीचे पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड करके आपका रिवीजन भी होता रहेगा, आपको यहाँ से नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए 28वां प्रश्न है साथियों आपको, इब्न बतूता भारत कब आया था। इब्न बतूता भारत, देखिए शताब्दी में भी पूछता है और सन में भी पूछता है, बहुत ही शानदार तरीके से पूछेगा, तो ध्यान रखिए। देखिए, अगर शताब्दी में पूछेगा तो 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता भारत आया था। अगर सन में पूछेगा तो याद रखिएगा, मोरक्को यात्री इब्न बतूता मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत पहुंचा, वह वर्ष 1333 में सिंध पहुंचा था। ठीक है, भारत में वह कब पहुंचा, 1333 में। ठीक है, चलिए सन में पूछेगा तो याद रखिएगा, और यदि आपका शताब्दी में पूछे तो 14वीं शताब्दी। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न है आपका, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था। इब्न बतूता साथियों मोरक्को का निवासी था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या है आपका, फ्रांसवा बर्नियर भारत कब आया था। फ्रांसवा बर्नियर भारत 17वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, अगर सन में पूछेगा तो सन में भी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, फ्रांसवा बर्नियर 17वीं सदी में भारत आए थे। वह एक फ्रांसीसी चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक और इतिहासकार थे। बर्नियर 1658 में भारत पहुंचे थे। ठीक है, अगर सन में पूछेगा तो 1658, अगर सदी पूछेगा तो 17वीं सदी। ठीक है, उन्होंने मुगल सम्राट शाहजहां के सबसे बड़े बेटे मुगल राजकुमार दारा शिकोह के लिए एक चिकित्सक के रूप में भी काम किया। ठीक है, ये बहुत ही शानदार पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न क्या है साथियों, इब्न बतूता द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत को क्या कहा गया। तो रिहला कहा गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों क्या है, 32 नंबर प्रश्न है आपका, रिहला किस भाषा में लिखा गया है। रिहला अरबी भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 33 क्या है, इनमें से कौन महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। तो जो फिरदौसी थे साथियों, यह महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। 34 नंबर प्रश्न आपका इसमें पूछा है दोस्तों, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया। तो जो इब्न बतूता है वह मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था इब्न बतूता। प्रश्न नंबर 35 क्या है आपका, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने भारत पर साथियों 17 बार आक्रमण किया, आप सभी लोग जानते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये पॉलिटिकल साइंस है तो इसमें आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं। देखिए, ये आपके चैप्टर में है, ठीक है, तो इसे पढ़ाना अनिवार्य है, नहीं तो छूट जाएगा तो आप लोग कहेंगे सर कि आप पढ़ाए थे आया नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं चैप्टर छोड़ना नहीं चाहता। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे क्या है, अबुल फजल का पूरा नाम क्या था। अबुल फजल का साथियों पूरा नाम था अबुल फजल इब्न मुबारक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे क्या है, अबुल फजल के पिता का क्या नाम था। अबुल फजल के पिता का नाम शेख मुबारक था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, बहुत ही शानदार है, 39 नंबर, एक परगने का
प्रभारी कौन था? एक परगने का प्रभारी जो है साथियों वह सिकदार होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। एक परगने का प्रभारी कौन था? सिकदार होता था, ध्यान रखेंगे। अच्छा, 40 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। मनसबदारी प्रथा कहाँ से उधार ली गई थी? तो मनसबदारी प्रथा मंगोलियाई से उधार ली गई थी। अच्छा, इसका इतिहास क्या है मनसबदारी प्रथा का, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने की थी। भारत में इसकी शुरुआत अकबर ने 1571 में की थी। ठीक है, भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। कब की थी? 1571 में। अच्छा, मनसबदारी प्रथा अकबर ने किससे लिया था? तो चंगेज खान से। अकबर ने इसे मंगोलियाई व्यवस्था से लिया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा, ये क्लास बहुत ही शानदार है साथियों। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। इस क्लास को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। ठीक है, जल्दी मिलते हैं अगले क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।